हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल 2021 या फिर इसको 22 भी बोल सकते हो क्योंकि एग्जाम 2022 में होने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करना है, मैंने खुद ने इस एग्जाम को 2 बार क्रैक किया हुआ है, तो कैसे मैंने 2 बार क्रैक किया, क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैं खुद का स्ट्रैटेजी बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने टॉपर से भी बात करा हुआ है हमारे चैनल पे, आपको पता होगा टॉपर्स के भी इंटरव्यू आ रखे हैं, तो टॉपर्स को भी कंसिडर किया गया है और उन्होंने क्या अपना इनपुट्स दिया है उसके हिसाब से भी इस स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने सीएचएसएल 2018 का एग्जाम पहली बार दिया था और क्रैक किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे इतने मार्क्स आए थे। 2019 वाला सीएचएसएल मैं नहीं दे पाया था क्योंकि कोविड के लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाया था एग्जाम सेंटर पे। स्टेनोग्राफर 2018 का भी प्री मैंने क्रैक किया है और सीएचएसएल 2018 में इतने मार्क्स आए हैं। टीयर 2 का मैं इंतजार कर रहा हूँ, टीयर 2 देने वाला हूँ और बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ ईसी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कोचिंग या नो कोचिंग, कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है। देखो, ये एग्जाम जो है वो बिना कोचिंग के भी क्रैक किया जा सकता है, कोचिंग से भी क्रैक किया जा सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक यूनिवर्सल इसका कोई आंसर नहीं होता। ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना टॉपर्स को या क्रैकर्स को। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, आप यूनिक इंसान हो, आपका बैकग्राउंड अलग है, टॉपर का बैकग्राउंड अलग हो सकता है। अगर कोई टॉपर आपको ये बोलता है कि मैंने कोचिंग नहीं किया था, बिना कोचिंग के मैंने क्रैक किया था, तो आप उस टॉपर का बैकग्राउंड भी देखो कि वो टॉपर क्या था। हो सकता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, तो वैसे इंसान को मैथ्स पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। इंग्लिश उन लोगों का थोड़ा बहुत ठीक होता है, रीजनिंग उनकी अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप बात सुन करके ब्लाइंडली फॉलो कर जाओगे, हो सकता है आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, बहुत दिन से आपने मैथ्स नहीं पढ़ा हो सकता है आपने बायो लेकर के पढ़ाई की हो, आपके मैथ्स से दूर दूर तक कनेक्शन ना हो काफी दिनों तक, और उसके बाद भी आप ब्लाइंडली फॉलो कर दोगे कि नहीं टॉपर ने बोला था कोचिंग नहीं करना तो मैं भी कोचिंग नहीं करूंगा। इस तरह से अगर आप करोगे तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, और अगर आपको लगता है कि कोचिंग की जरूरत है तो प्लीज जाकर के कोचिंग करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप बिलीव करते हो कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो बिल्कुल कोचिंग की तरफ जाओ। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आपका जो एंड गोल है वो है एग्जाम को क्रैक करना। आपका एंड गोल शो ऑफ करना नहीं है कि मैंने बिना कोचिंग के नहीं है। आपका एम है एग्जाम को क्रैक करना। उसके लिए अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि कोचिंग की जरूरत है, अपने आप से पूछ करके आपको लगता है कि कोचिंग की जरूरत है, तो बिल्कुल कोचिंग करो, इसमें शर्माना नहीं है। अगर आपको लगता है, कॉन्फिडेंट हो कि कोचिंग की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, तब फिर कोचिंग अवॉइड करो, तब फिर कोई बात नहीं बनता। लेकिन किसी भी केस में सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको कोचिंग करना है, तो एक टाइम हुआ करता था आज से 2-4 साल पहले का कि अगर आपको कोचिंग करना है एसएससी की लाइन में तो सीधा दिल्ली मुखर्जी नगर जाओ, अच्छा खासा पैसा स्पेंड करो और वहां से जाकर के आपको कोचिंग मिलता था। लेकिन आज जमाना काफी बदल गया है अनअकैडमी के आने के बाद, क्योंकि अब आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं, पवन राव सर हैं, सुमित सर हैं, अमन वशिष्ठ सर है, रानी मैम है, इस तरह के और बहुत सारे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल मिलेंगे। अनअकैडमी का सिस्टम देखो कैसे काम करता है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 6 महीना का, साल भर का, 2 साल का, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या होता है, मान लो आपने एसएससी की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो जितने भी एजुकेटर्स हैं आप किसी भी एजुकेटर से जाकर के पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में यहाँ पर क्या होता है अनअकैडमी के अंदर कि इस तरह के बैचेस बनते हैं जहाँ एक कंबाइंड 4-5 टीचर्स होंगे, वो आपको पढ़ा रहे होंगे। और ये जो बैच है ये 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये डेट देखे कंफ्यूज मत होना, बैचेस हमेशा स्टार्ट होते रहते हैं। हर कुछ दिन पर एक नया बैच बनता है और बैच स्टार्ट होता है, उसमें आपके कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाता है। मान लो कि एक बैच बना, आपने बैच ज्वाइन किया, आपको ये बैच में कोई एक टीचर पसंद नहीं आया, उसकी पढ़ाई आपको पसंद नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसी सेम सब्जेक्ट का कोई और टीचर से भी जाकर के पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करके देखो कि ऑफलाइन कोचिंग में क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती थी, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में क्या ये चीज पॉसिबल है। आपका वो बैच एक बार चेंज कर देंगे, 2 बार चेंज कर देंगे, 3 बार चेंज कर देंगे, लेकिन क्या लाइफ टाइम आपके बैचेस चेंज होते रहेंगे? अगर आपको टीचर्स नहीं पसंद आ रहे हो तो, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, बस एक सब्सक्रिप्शन का प्राइस देना है, वो भी काफी अफोर्डेबल रेट में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस आपको लिखा हुआ है अलग अलग मंथ्स का, लेकिन ये प्राइस भी आपको पे नहीं कर देना। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो एग्जाम क्लस्टर 10 का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर भी। फर्दर 10% इनके प्राइसेस और फॉल कर जाएंगे। तो अभी जाओ, अगर आपको लेने का मन है तो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल रहा होगा। लिंक में सिंपली से आप जाओगे तो वहां पे आपको रेफरल कोड यहाँ पर पूछेगा। रेफरल कोड में आपको एग्जाम क्लस्टर 10 डालना है, यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और डालने के बाद सीधे सीधे आपका प्राइस जो है वो 10% का फॉल हो जाएगा। तो अभी जाओ और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ो। अब ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही वो पार्ट है जो मैक्सिमम लोग स्किप कर देंगे, और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक, रीजन क्या है कि आपको आपका वाई नहीं पता है। आप इस एग्जाम में आए हो, इसके प्रिपरेशन आप क्यों कर रहे हो, क्यों क्रैक करना चाहते हो, रीजन क्या है? आपके पास 1 या 2 सॉलिड रीजंस होने चाहिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, जो भी है, कुछ भी आपका रीजन हो सकता है। कोई भी स्टूपिड सा रीजन भी हो सकता है, आपके लिए वो रीजन बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप पढ़ने का मन नहीं करे तब भी आप पढ़ लो। ये वाई आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेक श्योर करो कि आपको ये वाई का आंसर पता हो।
किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो में कोई भी एक वीडियो आप लेकर आ जाओ जिसमें ये बात किया गया हो, कोई भी इस चीज़ का बात नहीं करता, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, उन्होंने खुद ने एग्जाम नहीं दे रखा, मैंने खुद ने एग्जाम दिया, मैंने खुद ने इस जर्नी को फेस किया, तो मुझे पता है कि इस वाई का कितना ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो, तो बहुत बार मीनिंगलेस लगेगा। जब एग्जाम में डिले आएगा, जब कोई एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस टाइम पर आपको ये वाई जो है यही आपको जगा कर रखेगा, पढ़ने में आपकी मदद करेगा। तो मेक श्योर करो कि आपको इस वाई का आंसर, एकदम सॉलिड आंसर आपके पास हो। अब एक बार आपको पता चल गया कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हो, नेक्स्ट क्या करना है आपको कि आपको नो योर एनिमी, मतलब दुश्मन को जानना है। दुश्मन को आप कैसे जान सकते हो? आपको सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस समझना है, एग्जाम का पैटर्न समझना है, मार्किंग स्कीम एक्सेट्रा, बाकी सारी चीजें आपको इस एग्जाम के बारे में जितनी जानकारी ले सकते हो उतनी जानकारी लेना है। ऊपर में आई बटन में आपको वीडियो आ रहा होगा जिसमें शॉर्ट में हम लोगों ने एक समझा रखा है कि बेसिकली CHSL है क्या, इसकी सारी चीजें हम लोगों ने शॉर्ट में समझा रखा है। और साथ ही साथ आप जाकर के SSC का ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको 1 से 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, बिल्कुल अच्छे से उनको एनालाइज करना है, देखना है कि एग्जाम के पैटर्न किस तरह का है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, प्रीवियस ईयर देख करके आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। एग्जाम सेटर जो क्वेश्चन को सेट करता है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उसकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपको पूरी तरह से एनालाइज करना है, अपने एनिमी को अच्छे से समझना है, तभी आप इस जंग में कूदोगे, तभी आप अच्छे से एग्जाम को पास करोगे। और सिर्फ पास ही नहीं करोगे, अच्छे से अच्छा नंबर भी लाओगे, एकदम टॉपर भी बनेगे। जब तक कि आप अपने दुश्मन को नहीं समझते तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने एनिमी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको स्टडी मटेरियल्स अरेंज करना है। एकदम स्टैंडर्ड सोर्सेज की तरफ जाओ, वीडियो आई बटन में हम लोगों ने बना रखा है, वहां पे जाकर के देखोगे तो कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट का हमने 2-2 बुक बता रखा है, उनमें से कोई भी एक बुक उठाओ और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ शुरू हो जाओ। कोई इधर उधर के रेडिकल बुक्स पे मत जाना कि कुछ ऐसे बुक्स आजकल मार्केट में आ गए हैं कि एक बुक में चारों के चारों सब्जेक्ट निपटा डालो, ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा बुक्स भी आपको नहीं लेने हैं। एम रखना है कि हर एक सब्जेक्ट का जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, आपको पता होगा 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का 1 से 2 बुक रखो, उससे ज्यादा बुक मत रखना अपने पास। क्योंकि बुक से क्या होगा कि एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर पड़ता है कि इतने सारे बुक्स हैं, मैं पढ़ा नहीं। दूसरी बात है, एक बुक को आप मल्टीपल टाइम्स बनाओगे, मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करोगे या पढ़ोगे, उससे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। और याद रखना, ये जो एग्जाम है ये कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, ये एग्जाम नॉलेज का एग्जाम नहीं है। क्योंकि अगर उनको नॉलेज का टेस्ट लेना होता तो लंबा चौड़ा वक्त में लेते, वो सिर्फ 60 मिनट ही आपको क्यों देते हैं, कुछ इसके पीछे आप रीजन समझो। वो 60 मिनट सिर्फ इसलिए आपको देते हैं क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस का एग्जाम है। और एक बुक को जब आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। इसलिए एम रखो कि 1 से 2 बुक ही आपको लेना है हर एक सब्जेक्ट में, ये गोल्डन रूल मान करके चलो। उसके बाद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मेरी नजर में बुक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बुक्स बाद में लो, पहले टेस्ट सीरीज ले लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। तो आपको माउस चलाना, कीबोर्ड चलाना, क्वेश्चंस छोड़ने की कला, क्वेश्चंस पकड़ने की कला, कौन सा क्वेश्चन पहले बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले बनाना है, ये सब आपको टेस्ट सीरीज में ही समझ में आएगा। तो टेस्ट सीरीज हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीद लो। मैंने पर्सनली 1 महीने बाद ही खरीद लिया था। 1 महीने तक मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया और मुझे उसके बाद आइडिया लगने लगा था, तो मैंने टेस्ट सीरीज ले लिया। एक अच्छे टेस्ट सीरीज का गुण क्या होता है, देखो उसमें एक नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होने चाहिए, अच्छा खासा यूजर बेस हो, ताकि आपको एक रफ आपको रैंक में अंदाजा मिले कि आप इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, 2-2, 4-4 हजार का आपके सिर्फ टेस्ट सीरीज है, तो फिर फालतू हो जाएगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। एनालिसिस इसको बहुत अच्छा देना होगा, मतलब जब आप एग्जाम दे लेते हो तो उसके बाद आपके मार्क्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स, ये सारी चीजें, कितना टाइम आपने स्पेंड किया हर क्वेश्चन में, क्या ये सारी चीजों से बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होने चाहिए। और जो भी क्वेश्चंस का लेवल है वो ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। जो एग्जाम में जिस तरह का आता है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का बस क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी, जो भी पॉपुलर टेस्ट सीरीज है वहां पे जाओ, उनके कुछ टेस्ट फ्री में आते हैं, वो फ्री टेस्ट को दे करके देखो और ये सारी चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है क्योंकि रिवीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट की रोल है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। इसलिए टेस्ट सीरीज में आप मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज लो। और एक बात ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करना। मैंने एग्जाम 2 बार क्रैक किया है, बट आज तक मेरा सिलेबस, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा तो कंप्लीट नहीं हुआ है। और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, हाँ एक लेवल तक आपका पहुंच जाता है कि वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, लेकिन सिलेबस 100% कंप्लीट कभी नहीं होगा। तो उसका वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज खरीद लो, ये एकदम सबसे गोल्डन एडवाइस है। फिर डेली शेड्यूल की थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। डेली शेड्यूल रफली कुछ इस तरह का रखो कि हार्ड सब्जेक्ट वो मॉर्निंग के टाइम में पढ़ो, जो भी आपके लिए हार्ड हो। मीडियम सब्जेक्ट्स को आप नाइट में पढ़ो, और जो भी इजी सब्जेक्ट्स उसको आफ्टरनून में डालो। और एकदम मतलब माइक्रो प्लानिंग नहीं करनी कि 9 से 9:05 मिनट तक ये करना है, फिर 9:05 से 10 बजे तक ये करना है, 10 से 10:30 ये करना है, उस तरह की प्लानिंग नहीं। एक थोड़ा ब्रॉड और रफ प्लानिंग अपने पास रखना है। और नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ने हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए। पहली बात तो मुझे सर मत बोलो, भैया मानो, ज्यादा बड़ा एज का मैं नहीं हूँ। और नंबर ऑफ आवर्स पे अगर बात करूँ
तो देखो, जितना भी आप आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कंफर्टेबली पढ़ सकते हो, उससे आधा घंटा और ज़्यादा डालो। मतलब अगर कोई कंफर्टेबली दिन का सिर्फ 4 घंटा ही पढ़ सकता है, तो उसको एम करना चाहिए कि वो 4.5 घंटे पढ़े और धीरे धीरे अपना टाइम को इंक्रीज करे, ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज रात का शेड्यूल बना दिया आज रात को कि कल मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, अगले दिन आपने 12 घंटे पढ़ा और फिर उसके अगले दिन सो गए, कुछ नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ो, क्योंकि कोई भी कितने भी नंबर ऑफ आवर्स अगर आप पढ़ लो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला। इसलिए कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, नीचे से शुरू करो और धीरे धीरे ऊपर जाओ, मैराथन की तरह इसको दौड़ना है आपको। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं और फिर वीडियो को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स का देखो स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि आप कोई भी एक चैप्टर उठाओ, उसके 20 क्वेश्चन आपको बनाने हैं पूरे चैप्टर से, पूरा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। मतलब इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पहले आपने पिक किया, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर रैंडमली से कोई भी चैप्टर उठाओ और उसको उठाने के बाद जो भी आपने बुक चूज किया था उस बुक से आपको 20 सवाल बनाने। अब मान लो उस सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में आपने देखा कि टोटल 200 सवाल थे, तो 200 को आपने 20 से जब डिवाइड करोगे इस 20 से, तो आपके 10 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर करो। तो इससे क्या होगा कि सारे तरह के क्वेश्चंस आप बना लोगे। और अगर आप ये सारे के सारे 20 क्वेश्चंस इजीली बना ले रहे हो, मतलब एकदम दिक्कत नहीं लग रहा, टाइम अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप बना ले रहे हो यानी कि कॉन्सेप्ट्स आपके सारे के सारे क्लियर है, अब बस आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो आप डायरेक्टली क्या करो कि इस चैप्टर को सॉल्व करो, जितना ज्यादा इस चैप्टर से आप क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चंस बनाओ। अगर आपको लगता है कि इस 200 क्वेश्चंस वाले चैप्टर से अगर मैं 50 क्वेश्चंस कंप्लीटली बना लेता हूं तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में। मैंने फिर बोला था, उस वक्त भी बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एग्जाम जो है वो कॉन्फिडेंस का एग्जाम है, नॉलेज का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से मैं 50 सवाल अगर कर लेता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर से आप 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के बना लो सिंपल इंटरेस्ट वाले से। यानी 200 को आप 50 से डिवाइड करोगे और वही जो नंबर आएगा यानी कि 4 आएगा, तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से आप अपना 4 का टेबल पढ़ते जाओ और 4-4 पे क्वेश्चन सवाल को बनाते चले जाओ। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप बुक लोगे उसमें 9000, 10000, 12000 सवाल होगा। उतना सवाल बनाने का बिल्कुल भी नीड नहीं है, ना ही आपके पास वक्त है। तो आप क्या करोगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे, क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आपने ये 20 क्वेश्चन जो बनाने का आपने शुरुआत किया था, अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए, 20 क्वेश्चंस में से हो सकता है कि आपसे 12 क्वेश्चन ही बना, 8 क्वेश्चन में आप फंसे। अगर आप फंसे इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको थ्योरी सही से नहीं पता, आपके कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ हैं। और कॉन्सेप्ट्स अगर गड़बड़ हैं तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना पड़ेगा। आप यूट्यूब से करो, अनअकैडमी से करो, जहाँ से करना है वहाँ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। मान लो सिंपल इंटरेस्ट में आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ हैं, तो जाओ सिंपल इंटरेस्ट वाला पूरा जो थ्योरी वाला वीडियो है, 2 घंटा 4 घंटा जो भी वीडियो मिलता है आपको, वहाँ से जाकर के देखो, पक्का कॉन्सेप्ट अपना करो और नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद जाओ और सवाल फिर प्रैक्टिस करो उस चैप्टर के अंदर से। आपको इसमें प्रीवियस ईयर वाली चैप्टर वाइज की बुक ही सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको उसको फॉलो करना है। थ्योरी के लिए अलग से कोई बुक लेने का जरूरत नहीं है, थ्योरी आपका कवर हो जाएगा यूट्यूब वगैरह से, और वहां से जहां से भी आप कवर कर रहे हो थ्योरी, हर चैप्टर का आपको वैसे करने का भी जरूरत नहीं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में भी सिमिलर अप्रोच होगा, आपको एक चैप्टर चुनना है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। 20 के 20 सवाल अगर आप कर ले रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था मैथ्स वाले पार्ट में, तो फिर आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फिर ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओ और अपना टाइम को अच्छा करो, टाइम को फास्ट करो। उस सब्जेक्ट के अंदर आपका फोकस फिर रहना चाहिए कि उस चैप्टर का मैं क्वेश्चंस जितना तेजी से कर पाऊं उतना अच्छा है। रीजनिंग के अंदर इस चीज का ध्यान रखना कि लास्ट के 3 से 5 ईयर वाले क्वेश्चंस ही बनाना, ज्यादा पुराने क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो है वो काफी आसान और काफी यूजलेस किस्म के हो गए हैं हमारे लिए। आजकल थोड़ा सा रीजनिंग में लेवल अप हुआ है एसएससी का, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखते हुए लास्ट के 3 से 5 साल वाले ही क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना है। पुराने क्वेश्चन ज्यादा पुराने नहीं बनाना। और इसमें भी वही चीजें, अगर आपके प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर के अंदर, तो फिर आप उसके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करोगे यूट्यूब से, अनअकैडमी से, जहां से भी करना चाहते हो वहां से, और उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिस के ऊपर जाओगे। रीजनिंग में आपको ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर वाले चैप्टर वाइज वाला किताब उसी का इस्तेमाल करोगे आप रीजनिंग के अंदर भी। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सब्जेक्ट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। जनरल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट्स का यूज किया मैंने, एस लगाया है, सब्जेक्ट नहीं। जनरल अवेयरनेस बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। वैसे मैं बता दूं कि मेरा खुद का जनरल अवेयरनेस में 2020 में 30 नंबर आए थे 50 में से, जो कि ठीक ठाक स्कोर, अच्छा स्कोर माना जाता है, उतना बुरा स्कोर नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले सब्जेक्ट से आपको इंट्रोडक्शन लेना है। वो कैसे होगा, यूट्यूब पे अगर आप देखो वीडियो देखने वाले इंसान हो तो फिर यूट्यूब पे जाओ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह की चीजों के शॉर्ट वीडियोस देखो। मतलब कि कंप्लीट पॉलिटी इन 1 वीडियो, कंप्लीट हिस्ट्री इन 1 वीडियो, कंप्लीट ज्योग्राफी इन 1 वीडियो, इस तरह के वीडियोस बन रखे हैं। आधा 1 घंटा का वीडियोस होता है, वहां से जाकर के देख के आप इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप को इन सब्जेक्ट्स के बारे में।
जो भी स्टैटिक वाले सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स पे भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले स्टैटिक वाले सारे सब्जेक्ट्स का एक इंट्रोडक्शन ले लो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जीके के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, बहुत सारे कोचिंग के, आपके कोचिंग में या फिर कहीं भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होगा। हमारा खुद का भी शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम क्लस्टर का, सुपर शॉर्ट नोट्स, वो भी जाकर के देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो ये वाले शॉर्ट नोट्स से रीडिंग करो। अगर आपको विजुअल पर्सन है, देख करके समझते हो, तो फिर यूट्यूब में जो और इन सारे सब्जेक्ट्स का शॉर्ट वीडियोस देखो। इनसे क्या होगा कि आपको एक इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा पूरे सब्जेक्ट का। उसके बाद आप कुछ मॉक्स लगाओ, पूरे फुल सिलेबस का मॉक लगाओ। फिर मॉक लगाने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके कोर बुक से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लूसेंट होगा। मैक्सिमम लोग लूसेंट फॉलो करते हैं। तो जो कोर बुक के कौन से पार्ट हैं जो कि सबसे जरूरी है, जो पढ़ने की जरूरत है, यानी आपको समझ में आएगा कि यू विल बी एबल टू सेपरेट द मीट फ्रॉम द बोन, मतलब कि कौन सा पार्ट खाने वाला है, कौन सा पार्ट छोड़ने वाला है, ये आपको समझ में आएगा तभी जब आप अपने आप को इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाओगे और साथ ही साथ थोड़े मॉक्स लगाओगे। तो उसके बाद अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा लूसेंट का पार्ट आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। इतनी चीजें, ये शुरुआत का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये अगर आप कर लेते हो तो इसके बाद ही आप जीके के स्टैटिक पार्ट में एक ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाने लग जाओगे। अगर आप अच्छे से इसको रीड और रिवाइज कर लेते हो, ये 3 चीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, उसके बाद फिर लूसेंट में जाओगे और धीरे धीरे अपना स्कोर को और बढ़ाओगे। स्कोर के बारे में आपको क्या करना है कि कोर बुक से आप पढ़ोगे और उसके नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, लेकिन जीके के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जीके में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें ऑब्सेस नहीं होना। मैक्सिमम आपको क्या करना है कि पहले आप जीके, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें जब आपके मॉक में अच्छे नंबर आने लग जाएंगे, मतलब अच्छे नंबर का मतलब है कि 50 में आप 45 के ऊपर घुसने लग जाओगे मॉक के अंदर, तब आप फिर जीके को एकदम ज्यादा टाइम दोगे। लेकिन शुरुआत में जीके को आप थोड़ा कम टाइम दोगे, क्योंकि जीके में नंबर ला पाना उतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है और फिर फायदा नहीं है। मतलब जितना टाइम आपका लग जाएगा जीके में नंबर लाने में, उतना वर्थ इट नहीं होता। तो इसलिए पहले आप ये करो कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इसमें आपके जब 45 प्लस आने लग जाएंगे, तब आप फिर जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आओ और उसमें फिर इस तरह से कूदो। एक चीज ये भी है कि यहाँ पे काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। ठीक, फाइनली हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में देखो 3 पार्ट होता है, एक वोकैब, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक ग्रामर का। वोकैब वाले पार्ट में क्या करना है कि आपकी टारगेट होना चाहिए कि आप 1000 नए वर्ड्स और 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करोगे एग्जाम के पहले। वो आप कहाँ से करोगे? या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले आपका जो कंपाइलेशन आता है वहां से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर वाला वोकैब ही याद करना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इसमें रिपीट आते हैं। या फिर अगर आप जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें इंग्लिश का, वहां से भी आप कर सकते हो। टारगेट रखो कि 1000 नए वर्ड्स और 1000 इडियम्स। यहाँ भी ध्यान रखो कि नए वर्ड्स की बात हो रही है, जो पहले से जानते हो उसको दोबारा से मत रट लेना, उसको ऐड मत कर देना अपने 1000 में। नए वर्ड्स आपको सीखने हैं। इसके लिए आप वोकैब वाली कुछ ऐप्स आती है मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्री ऐप से। या फिर मैंने पर्सनली जो मेथड फॉलो किया था वो मेथड थोड़ा सा अलग था। मैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स का यूज करता था। हर दिन मैं क्या करता था कि द हिंदू का एडिटोरियल उठाता था, एक पेज, एक एडिटोरियल उठाता था, 1 या 2, ज्यादा नहीं, और उसको मैं अच्छे से रीड करता था। रीड करते वक्त क्या होता था कि जो भी नए वर्ड्स मुझे मिलते थे, उस नए वर्ड्स को मैं एक साइड में कॉपी पे लिखता था और फिर धीरे धीरे करके उसको जाकर के गूगल पे मैं सर्च करता था। और सेंटेंस के साथ जब आप लिंक करके इस नए वर्ड्स को लिंक करके हर दिन देखोगे कि जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसे ऐसे कर करके एक अच्छा वोकैबुलरी मेरा बिल्ड हो गया। मुझे ज्यादा रट्टा मारने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी थी। तो नोट्स कॉपी में मेरा एक वर्ड भी अच्छा खासा जमा हो गया था और वो सारे जब मैं एक सेंटेंसेस के साथ लिंक करके उसको पढ़ता था तो दिमाग में मेरा अच्छा लिंक भी बैठा हुआ था, जो कि कॉम्प्रिहेंशन में भी काफी यूजफुल रहा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आपको क्या करना है कि पढ़ना है और पढ़ना है। ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। मतलब अगर कॉम्प्रिहेंशन में आप मार्क्स लूज कर रहे हो, मतलब आप कंपटीशन से पीछे जा रहे हो, क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट होता है इंग्लिश वाले सेक्शन का। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है। अब इसके लिए क्या, आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, कोई बुक, कोई अच्छा नॉवेल, कुछ भी रीड कर सकते हो। बस आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रीड करके आप उसमें से जिस निकाल सको कि रीडर जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है। ये चीजें अगर आप जल्दी से समझ पाओगे तो बहुत सारी चीजों में आपको मदद मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है और फिर इसका प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। जो भी आप बुक से कर रहे हो उस बुक से आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए डे 1 से। डे 1 से आपको ये समझना है कि ग्रामर के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसको आपको समझना है और फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाना है। ठीक, इन कॉन्सेप्ट्स को आप बुक से कवर कर सकते हो, यूट्यूब से, अनअकैडमी से, जहां से मर्जी वहां से आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और इस ग्रामर के जो रूल्स और कॉन्सेप्ट्स है, इसके एप्लीकेशन पे आपको वर्क करना है। ठीक, सिर्फ थ्योरी के ऊपर काम नहीं करना है, एप्लीकेशन पे काम करना है। मतलब आपको इसके ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और फिर अपने आप से पूछो कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कैसा लग रहा है, थोड़ा बैक ट्रैकिंग करो। इस तरह से अगर आप करोगे तो ग्रामर बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुसेगा।
तो इसीलिए इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे और इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग है, इस बात का ध्यान रखना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो। फाइनली हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं और फिर रिवीजन का बात करके वीडियो एंड करेंगे। करंट अफेयर्स में देखो, आप सिंपली से मंथली करंट अफेयर्स वीडियो है किसी भी गुड अच्छे चैनल का, आप यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, जैसे कि मैं फॉलो करता था वाईफाई स्टडी पे भुवनेश सर हैं, उनका मैं फॉलो किया हूँ, काफ़ी अच्छा डालते हैं और शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में उनका रहता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं। तो उसमें हर मंथ का वो करंट अफेयर्स का वीडियो डालते हैं, फ्री में डालते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से जाकर के आप फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई और सोर्सेस अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, मंथली मैगजीन पढ़ने का आप में पेशेंस है तो वो भी पढ़ सकते हो। मतलब आता है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नाम है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। मैंने हालांकि फॉलो नहीं किया तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मैंने मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो ही फॉलो किए हैं। मुझे ये ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा मतलब वर्दी लगता था, मतलब ज़्यादा टाइम मुझे बर्बाद नहीं लगता था इसमें। पढ़ने वढ़ने का मुझे उतना कोई खास शौक नहीं है, तो मैं वीडियो देख करके और इसके नोट्स बनाकर इस रट लेता था, तो इसमें करंट अफेयर्स के ठीक ठाक नंबर आ गए। फाइनली रिविजन का बात करते हैं। रिविजन के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट सीरीज़ में आपके मान लीजिए आपने अपने पूरे जितने भी लाइफ टाइम है, जो भी आपका प्रिपरेशन का साइकिल है, उसमें आपने टोटल 25 मॉक लगाए थे, तो उस 25 मॉक के अब आपको रिजल्ट्स को पीरियोडिकली रिवाइज करना है। पीरियोडिकली मतलब हर संडे को कर सकते हो, मंथ में 2-3 बार कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर पा सकते हो तो लास्ट के 5 से 10 दिन तो आपके रिवीजन में देने ही देने हैं आपको। मतलब लास्ट का 5 से 10 दिन जितना आपके पास बचता है वो पूरा आपके लिए रिवीजन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, तो ये लास्ट के 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। उसमें क्या करना है कि जो भी आपके मॉक के रिजल्ट्स होंगे, जो भी आपने मॉक लगाए होंगे, वहां पे जाना है और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं पहले आप उसको देखो, हो सके तो उसको सॉल्व कर लो, लेकिन अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट देखो तो सही कि मैंने गलती क्या करी थी। जो भी आपका सिली मिस्टेक्स था, और एक कॉपी बनाओगे, उस छोटा से पतला सा कॉपी बनाओगे, उसके ऊपर लिखोगे सिली मिस्टेक्स, और जो भी आपके सिली मिस्टेक्स होंगे पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में, उसको आप अपने सिली मिस्टेक्स वाले कॉपी में लिखोगे। ये गलतियां नहीं करनी, एग्जाम डे पे आपको गलतियां नहीं करनी। तो जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया था उसको देखो, और उसके बाद अगर आप पे टाइम मिलता है तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे उन क्वेश्चंस को भी देखो, और ये क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। साथ ही साथ आपको नोट्स का भी रिवीजन करते रहना है। जो भी आपने आज तक अपने लाइफ में नोट्स बनाया होगा, आप जीके पढ़ रहे हो उस टाइम नोट्स बना रहे हो, अगर आपने कोई लेक्चर वीडियो देखा आप उसका नोट्स बनाए होंगे, तो सारे नोट्स का रिवीजन करना और पन्ने पलटते रहने। एग्जाम के पहले आप जितने पन्ने पलटोगे उतना मार्क्स बढ़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। बात फिर से देखो, जितने पन्ने पलटोगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे और उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर कॉन्फिडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको फिर से लास्टली कंक्लूजन में बस यही बता करके वीडियो एंड करता हूँ कि ये जो है एग्जाम, ये कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो देख करके कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयार करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको यहाँ पर भरपूर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।